की फुल फॉर्म बताओ बच्चे क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स गुड्स एंड एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो थ्योरी क्या है इसकी? वन नेशन वन टैक्स। हम पहले कभी जो है वी यूज टू ऑपरेट इन मल्टी टैक्स स्ट्रक्चर, मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर होते थे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के। मींस गुड्स जब बनते थे, बनने से लेकर बिकने तक जो है वो कई तरह के टैक्सेस लगते होते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो टैक्स कभी होता था, इफ वी गो इनटू डिटेल इनटू द हिस्ट्री, जो हम अगली क्लास में जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से एक बार बता दूं, हिस्ट्री में हम जो है इसमें करते होते थे, एक होता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज बोलते हैं। दूसरा हमारा जो होता था इसमें मेन जो होता था वो वैट होता था, या वैट को हम जो है वो सेल्स टैक्स भी बोलते होते थे। आप अगर वैट मतलब ये अगर हम पंजाब और हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको हम सेल्स टैक्स ही बोलते होते थे। अगर आप गलती से यूपी में रहते होते तो इस सेल्स टैक्स का नाम यूपी में ट्रेड टैक्स होता था। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिशियंस ने करे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट आज हमारे पास टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कहीं हल्का सा भी डाइवर्ट ना करते हुए सीधा जो है वहां पर पहुंच रहे हैं जहां हमने जाना है। तो नाउ इट इज वन नेशन वन टैक्स, और वन नेशन वन टैक्स मींस हमारी ऑलमोस्ट रिकवरी टैक्सेस से कितनी है इस टाइम एक महीने की, हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था। बताओ बच्चे, एक मतलब हमारी जो गवर्नमेंट को है एक महीने में ऑन एन एवरेज कितना टैक्स मिलता है? जुलाई की जीएसटी कितनी थी? 1.1 लाख करोड़। ठीक है जी, 1.95 लाख करोड़ सर। 1.95 लाख करोड़ जो है ये हमने जुलाई में जो है जीएसटी की रिकवरी करी है। तो हम ऑलमोस्ट जो है वो 2.25 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए मंथली जो है वो जीएसटी रिकवर कर रहे हैं। मींस आप कुछ भी खरीदते हैं तो आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। आप, मैं, सारा हिंदुस्तानी जो मिलके टैक्स देते हैं वो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए महीने का होता है। ठीक है जी। अब हमने जो जीएसटी है वो पिछली क्लास में ये भी अंडरस्टैंड कर लिया था कि जो है डुअल जीएसटी मोड है आपका। जब भी जीएसटी लगता है तो वो डुअल मोड में लगता है। आपको जो इनवॉइस बनेगा उसके अंदर या तो मतलब होगा वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इन ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, सेंट्रल और स्टेट का मिला के होगा। आप पंजाब में बैठे हुए हैं तो वहां पर स्टेट का मतलब पंजाब हो गया, आप हिमाचल में बैठे हैं तो स्टेट का मतलब हिमाचल प्रदेश हो गया। यही आप जो है अगर चंडीगढ़ में बैठे होंगे तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी ना लग के सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगेगा। तो यूटीजीएसटी क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है, तो ये यूनियन टेरिटरी है तो वहां पर एसजीएसटी की जगह यूनियन टेरिटरी का जीएसटी आ जाएगा। स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी ऑलमोस्ट सेम है। हमने इनके जो है वो डिटेल्स में पढ़ना भी नहीं है क्योंकि वी आर कंसर्न्ड विद वन नेशनल टैक्स। जो गवर्नेंस है जीएसटी की वो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई हुई है, इसको हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जो है वो मेन बॉडी है। जीएसटी काउंसिल किस किस को मिला के बनती है, क्या कंप्राइज होता है इसमें, वो सारी बातें भी हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे। बट एक चीज जो हमने याद रखनी है, वी हैव टच्ड अपॉन लाइक कि जीएसटी काउंसिल एक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी चुनिंदा जो जो नुमाइंदे होते हैं वो होते हैं, चुनिंदा गलत बोल गया था, नुमाइंदे जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी होंगे और हर एक स्टेट गवर्नमेंट से भी होगा। जितनी भी स्टेट्स हैं सबका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जीएसटी काउंसिल का पार्ट होगा। वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे आज की डेट में इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बच्चे? सर निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, वेरी गुड। तो निर्मला सीतारमन जो है वो जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन होगी। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा वो जीएसटी काउंसिल का हेड होगा। निर्मला सीतारमन के साथ एक स्टेट मिनिस्टर जो होता है फाइनेंस का, फाइनेंस
इंडिया में नॉर्मली कई बार दो मिनिस्टर होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है और एक स्टेट मिनिस्टर होता है, राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है उसे। एक जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जे वाला होता है। तो ये दोनों जो हैं दे विल बी बेसिकली पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे ये दोनों होंगे और बाकी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे। हर एक स्टेट का एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जीएसटी काउंसिल में बैठेगा। जीएसटी काउंसिल कैसे पावर डिराइव करती है ये हम अगली क्लास के लिए छोड़ रहे हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट समझ में आ गया, यूटीजीएसटी समझ में आ गया हमको। अब यूटीजीएसटी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब में यूटीजीएसटी लगता है। अब यूनियन टेरिटरीज दो तरह की होती हैं बच्चे। एक यूनियन टेरिटरी होती है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जिसकी अपनी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई होती है। ऐसी यूनियन टेरिटरीज में चीफ मिनिस्टर होता है। मतलब हर एक यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर नहीं है। जैसे चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ में चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, मगर दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है यहां पर चीफ मिनिस्टर है। जो दिल्ली का चीफ, दिल्ली एज ए यूनियन टेरिटरी जो चीफ मिनिस्टर होगा, वहां पर जो है मींस जहां जिस स्टेट में चीफ मिनिस्टर होगा, ये चीफ मिनिस्टर हमने याद रखने के लिए रखना है। तो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर क्यों है? क्योंकि दिल्ली में स्टेट लेजिस्लेचर है। यूनियन टेरिटरी होते हुए भी उनका एक स्टेट लेजिस्लेचर है। अगर किसी यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर है तो उस केस में वहां पर एसजीएसटी लगना है, वहां पर एसजीएसटी लगना है। और जिस यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है वहां पर यूटीजीएसटी लगना है। तो हिंदुस्तान में खाली 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है। वो 3 स्टेट्स कौन सी हैं स्टेट लेजिस्लेचर वाली? वो 3 स्टेट्स हमारी जो हैं, पहली स्टेट जो है वो दिल्ली है, दूसरी स्टेट जो है वो पुडुचेरी है जिसको हम पौंडीचेरी भी बोलते हैं, और तीसरी स्टेट जो हमारी है वो जम्मू एंड कश्मीर है। ये तीनों स्टेट्स, ये तीनों यूनियन टेरिटरीज हैं और इन तीनों यूनियन टेरिटरीज में स्टेट लेजिस्लेचर है। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर यूटीजीएसटी न लग के एसजीएसटी लगेगा। अदरवाइज जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर यूटीजीएसटी लगेगा। चौथा जो टैक्स था हमारा दैट वाज इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमने लास्ट टाइम करा था। आईजीएसटी कब आता है पिक्चर में? जब एक स्टेट से सामान दूसरी स्टेट में बेचा जाता है तो उस टाइम पे आईजीएसटी आ जाता है। मींस इफ द सेल इज हैपनिंग विद इन द, मींस सप्लायर भी वहीं पर है। जैसे एक सप्लायर है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और दिल्ली की ही किसी पार्टी को उसने माल बेच दिया। मींस दिल्ली में मान लीजिए कि एक जगह है, या पंजाब में एक जगह मान लेते हैं कि नंगल पंजाब का ही हिस्सा है ना, या हिमाचल है? नंगल पंजाब का है सर, पंजाब है पंजाब सर। का। नंगल सर पंजाब है पंजाब तो, का नंगल तो समान ਜਿਹੜਾ है मान लो ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਨੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, say it was sold within नंगल, or maybe it was sold in कपूरथला, or maybe it was sold in अमृतसर। so नंगल से कोई भी सामान जो है वो अमृतसर में बिका, वो सामान जो है वो कपूरथला में बिका, वो जलंधर में बिका, तो वो विद इन दी सेम स्टेट बिका है। वहां पर जो है वो जो टैक्स आएगा पिक्चर में दैट विल बी, वहां पर जो टैक्स लगना है उस इनवॉइस पे वो लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ये दोनों टैक्स लगेंगे उस इनवॉइस के ऊपर। मीन 100 रुपए की इनवॉइस होगी तो 9% उस पे मान लीजिए सीजीएसटी हो गया और 9% ही उस पे एसजीएसटी हो गया। बट यही जो है अगर सामान जो है वो नंगल से जो है वो आपका मूव होकर जो है दैट इज गोइंग टू मे बी मंडी, or maybe it is going to any of the places in हिमाचल। मीन्स ये अब इंटरस्टेट हो गया। नंगल से अगर सामान बेचा हमने और वो मंडी जा रहा है तो इट इज बेसिकली गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंटर स्टेट सेल। ठीक है जी। ये जो पहली सेल थी जब सामान नंगल से जलंधर जा रहा था तो उस केस में ये जो थी इसको हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। ये विद इन दी स्टेट सेल हुई है, इंट्रा, विद इन दी स्टेट, उसी स्टेट में सेल हुई, तो ये जो है ये इंट्रा स्टेट सेल है और विद इन दी स्टेट सेल है। और अगर ये सेल जो है वो नंगल से मंडी हो गई, नंगल से जो है वो सामान मान लो पालमपुर चला गया या किसी भी जगह पे हिमाचल, शिमला चला गया, चंबा चला गया, कहीं पे भी चला गया नंगल से,
तो ये सेल पंजाब से हिमाचल की तरफ हो रही है, या उल्टा सामान जो है हिमाचल से पंजाब की तरफ आ गया, तो ये वाली सेल जो है ये इंटर स्टेट सेल होती है। हमारे कंट्री में देर आर नो ट्रेड बैरियर्स इन बिटवीन दी स्टेट्स, हम आपस में एक दूसरी स्टेट में खूब सामान बेचते हैं, मीन्स दबा के सामान बेचते हैं। यही हमारी कंट्री का जो है विनिंग पॉइंट भी है, और इसी को जो है और रोबस्ट करने के लिए जो है जीएसटी को बनाया गया है, जीएसटी में चेंजेस भी लाई जाती हैं। तो ये वाली सेल जो है ये इंटरस्टेट सेल कहलाती है, और इंटरस्टेट सेल में फिर जो है आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इस नाम से टैक्स नहीं चार्ज किया जाता है। आपको जो टैक्स चार्ज किया जाता है इंस्टेड, वो आईजीएसटी के नाम से किया जाता है। यहां पर जैसे ये सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पे 9% की टैक्स लग रही थी, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, तो ऐसी इनवॉइस जब आईजीएसटी की बनेगी, मींस नंगल से सामान जो है वो मंडी के लिए बिल करेंगे, तो ये सेल जो होगी दैट विल बी इंस्टेड एट दी आईजीएसटी, और आईजीएसटी का जो रेट होगा वो 18% हो जाएगा। मीन्स ये दोनों का जो टैक्स का रेट जोड़ दिया जाएगा, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, 9 and 9 combined together, it will become IGST, and IGST will be charged at the rate of 18%। ये आईजीएसटी कब आया पिक्चर में? जब आपकी जो सेल है वो इंटर स्टेट सेल हुई, सप्लायर एक स्टेट में बैठा हुआ है और जो सामान है वो दूसरी स्टेट में हमने बेच दिया है, क्योंकि कंज्यूमर हमारा दूसरी स्टेट में बैठा। ये सारे पॉइंट्स अभी तक जो हमने कवर करे हैं, ऑल दीज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, ये सिर्फ रिवीजन हो रही थी। तो कोई डाउट अभी तक इस पॉइंट पे, प्लीज फील टू स्पीक अप, वी कैन रीडिस्कस इट, या उसको और किसी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, बट अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। नो डाउट सर। वेरी गुड। आई थिंक दिस डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इज क्लियर, सेंट्रल टैक्स जो है और स्टेट टैक्स है ये भी क्लियर है, इसके ऊपर हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। दिस वी डिस्कस्ड थॉरोली, ये डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ये पिछली क्लास में हमने 2 बार अटेम्प्ट करा था। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल हो, इन पॉइंट्स को देख के कुछ याद आ रहा हो, पूछना चाहे, फील फ्री। डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस जो थे, जिस किसी को वो टैक्स सफर करना पड़ रहा है वही वो टैक्स जमा कराता है, जमा कराता है तो अल्टीमेटली असेसमेंट के लिए भी जिम्मेदार वही है, उसकी पेनल्टीज कोई होंगी, कुछ डेफिशिट्स होंगे, उसके लिए जिम्मेदारी उसी की होगी। जो टैक्स सफर कर रहा है वो डायरेक्ट टैक्स था। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जिसने इनडायरेक्ट टैक्स सफर करा है, उसने वो टैक्स उठा के किसी थर्ड पार्टी को दे दिया है, जो नॉर्मली वेंडर कहलाता है। वो वेंडर जो है वो असेसी बन जाता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। वो वेंडर जो है वो सरकार को टैक्स जमा कराता है। अगर कोई डेफिशिट्स हैं, कोई उसने रिकवरी कम करी है, या रिकवरी तो पूरी करी थी अपने पास ही रख लिया है, तो उस सारी की असेसमेंट की जिम्मेदारी उस असेसी की होती है। तो सफरर और असेसी दो अलग अलग पार्टीज हो जाते हैं, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा मेन पॉइंट इसमें जो था, इसकी जो गवर्नेंस डायरेक्ट टैक्स की है दैट इज बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और जो गवर्नेंस जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, वो सीबीआईसी की है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सी जो है वो कस्टम्स के लिए, लास्ट वाला। ठीक है जी, इज दिस पॉइंट आई होप इज क्लियर। जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इनकम बेस्ड टैक्सेस हैं, जो इनकम से रिलेटेड हैं, और जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये आपके कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस हैं या सप्लाई बेस्ड टैक्सेस। दीज आर द मेन पॉइंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है डिस्कशन का, वो आ जाता है जेनेसिस। जो जीएसटी का जेनेसिस है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो हमारी इंटरेस्ट सब्जेक्ट में बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें अक्सर जो है 2 या 4 नंबर का पेपर इसमें से आ ही जाता है, विच रिलेट्स टू जेनेसिस ऑफ जीएसटी। जेनेसिस ऑफ जीएसटी का मतलब हो गया कि जीएसटी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है जी। तो Yes.
हम पिछली क्लास में एक पॉइंट डिस्कस किए थे कि हम जो है मींस जो टैक्स लगाने की पावर है वो किसी के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। संविधान बोलता है तो टैक्स लग सकता है, संविधान में नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, तो आप टैक्स नहीं चार्ज कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी जो जीएसटी चार्ज करने के लिए भी वी हैड टू अंडरगो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी विच इज नोन एज बेसिकली 101st अमेंडमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट बना था, इससे जो जीएसटी जो है वो पिक्चर में आया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट 2016 बना उससे पहले मींस कोई भी एक्ट बने, एक्ट बनने से पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होता है। बिल जो है अगर बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट बिल 2014 जो है, जब मोदी गवर्नमेंट आई, इससे पहले भी है, हम उस उतनी पुरानी हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। जीएसटी डेट्स दैट जीएसटी की जो शुरुआत है वो हम कहीं 2005 या 2006 से सुनते आ रहे हैं, बट जीएसटी जो अल्टीमेटली पैदा हुआ, जो जीएसटी केम इनटू पिक्चर, इट केम इनटू पिक्चर इफेक्टिव 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हिंदुस्तान में लागू हुआ है, और हम इसकी जो इमीडिएट हिस्ट्री पढ़नी शुरू करते हैं वो 2014 और 2016 से पढ़ते हैं। 2016 में एक्ट बन गया विच एक्चुअली लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, और उससे पहले जो है 122nd अमेंडमेंट बिल बना 2014। जो 2014 में इन्होंने आते ही कह दिया कि हम जीएसटी लेकर आएंगे, और उससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट बिल लेकर आए जो 122वां अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके बाद 101वीं अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की हो गई 2016 में। तो आप जीएसटी के लिए जो है अब आगे बढ़ सकते थे। इसको आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली क्या चाहिए था, आप दोनों ही हाउसेज में जो है दो हाउस कौन से होते हैं हमारे पार्लियामेंट के? लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही हाउसेज जो हैं, इसके अंदर ये बिल पास होना था, तब जीएसटी लागू हो सकता था। एक बार ये दोनों बिल पास हो जाते हैं उसके बाद इसको मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया उन्होंने भी अप्रूव करना था। जो हिंदुस्तान की जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैं, हिंदुस्तान में 29 स्टेट्स आर देयर, सो 29 स्टेट्स में से जब तक 15 इसको अप्रूव नहीं करती तब तक जो है जीएसटी पिक्चर में नहीं आ सकता था। तो वो अमेंडमेंट जो वो 15 की जगह मेरे ख्याल 17 स्टेट्स ने इसको अप्रूव करा था कि हाँ जी जीएसटी आप फाइनली लागू कर दीजिए। उन स्टेट्स ने लागू कर दिया, लोकसभा में ये बिल पास हो गया, जीएसटी का बिल जो है वो राज्यसभा में पास हो गया। तो फाइनली जो है आपकी जो है वो सिग्नेचर जो है वो प्रेसिडेंट के लगेंगे। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लगते ही जो है योर एक्ट कम्स इनटू पिक्चर, वो एक्ट आ जाएगा और आप जीएसटी जो है वो लागू कर सकते हैं। ऑल दिस हैपेंड, और मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 वाज एनेक्टेड ऑन 8 सितंबर 2016 विद फॉलोइंग सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स। ये अमेंडमेंट्स हुई थी, मींस अब आपका ये जो है ये एक्ट आ गया, इसमें लागू होने की डेट आ गई कि 1 जुलाई 2017 से अब हम इसे हम लागू कर देंगे। 1 जुलाई 2017 से आपके जो एक्साइज ड्यूटी है, इसने एक्चुअली किस किस एक्ट को साइड में बिठा दिया। एक तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट जो था आपका, सेंट्रल एक्साइज एक्ट जो है वो एक साइड में बैठ गया कि अब ज्यादातर चीजों पे ये नहीं लगेगा। इसमें कुछ एक आइटम्स को छोड़कर बाकी सारी चीजें सेंट्रल एक्साइज एक्ट से निकल गई। कोई भी आपका जो वैट है, बारिंग अ फ्यू आइटम्स, कुछ एक आइटम्स को छोड़ के जो जितने भी लोकल वैट एक्ट थे, हर एक स्टेट का एक वैट एक्ट होता था, वो वैट एक्ट जो है वो निष्क्रिय कर दिया गया कि अब वैट एक्ट जो है मेरा वो इन चीजों को छोड़ के बाकी किसी चीज पे नहीं लगेगा। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो एक्सेप्शन लिस्ट भी याद करनी, दैट स्टैंड्स कवर्ड इन माय नेक्स्ट स्लाइड। वो चीज बड़ी आराम से याद हो जाती है। उसमें मतलब अगर लिस्ट लंबी हो तो आप जो है एक्सेप्शन लिस्ट याद कर लें, अगर लिस्ट छोटी हो तो जो आप एक्चुअल लिस्ट है वो याद कर लें। तो यहाँ पर एक्सेप्शन लिस्ट जो है वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट और वैट के लिए वो बहुत छोटी सी बची है, उसको हम अभी ही याद कर लेंगे एकदम से। एग्जाम्स के टाइम तक वो कई बार वो क्लास में सुन सुन के आपको याद हो जाएगी, एक्सप्रेसली आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट समझ में आता है
कि ये जो एक्ट है, या अभी तक हमने जो है वो देखा कि दो तरह के जीएसटी लगा रहे हैं हम, एक एसजीएसटी लगाते हैं, एक सीजीएसटी लगाते हैं, या एक यूटीजीएसटी और एक सीजीएसटी लगाते हैं। तो इसका मतलब कि दो लोग हैं जिनको ये रेवेन्यू मिल रहा है, यानी कि पावर भी दो लोगों के पास आनी चाहिए। मीन्स अगर दो बंदे रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं तो वही दो पावर भी है, पावर सेंटर भी है। तो अगर दो पावर सेंटर हैं तो हमने जो है वो पिछली क्लास में बात करी थी, एक होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है हमारी स्टेट लिस्ट लेजिस्लेशन की। और तीसरी हमने एक और बात करी थी, दैट वाज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो है, जो एक्ट बनाने की या जो आपकी अमेंडमेंट्स लाने की जो पावर है, वो सेंट्रल के पास भी है और वो स्टेट के पास भी है। वो कॉन्करेंट है, वो जॉइंट है, दोनों के पास है। तो ये जो सब्जेक्ट हो गया हमारा, जो जीएसटी सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें एसजीएसटी भी है और सीजीएसटी भी है। इसमें दोनों ही स्टेट्स ने जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो रेवेन्यू है वो बांट के लेना है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज बेसिकली सब्जेक्ट दैट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है जी। तो ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो एक्ट है, इसके अंदर जो पावर्स हैं, दे लाई बोथ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। So constitution, it has come with the following significant amendments. It is going to have concurrent powers. दोनों के पास, मतलब दोनों ही गवर्नमेंट्स के पास पावर होगी। इसलिए मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स मस्ट हैव एक्चुअली अप्रूव्ड दिस बिल। अगर ये अप्रूव, दोनों मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स नहीं करती, अगर यहाँ पर ये जो बिल है ये 14 ही स्टेट्स अप्रूव करती, तो ये 122वीं अमेंडमेंट तक ही रह जाता। ये 101st अमेंडमेंट एक्ट नहीं बन पाता। बिल एक्ट तब बनता है जब वो सारे प्रोसेसेस के थ्रू अप्रूव हो जाता है। ये सारे प्रोसेसेस के थ्रू अप्रूव हो गया, इसलिए ये अमेंडमेंट एक्ट बना। अब यहां पर जो है ये 101st अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या पावर्स मिली हैं? एक तो कॉन्करेंट पावर्स ऑन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज गवर्निंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके टैक्स से रिलेटेड जो पावर्स हैं वो दोनों ही को दे दी गई है, पार्लियामेंट को भी और स्टेट लेजिस्लेचर को भी। अब हर एक स्टेट जो है वो अलग अपनी, अब ढफली अपना राग ना बजाए, मींस हर बंदा अपना गाना गा रहा है, ऐसे ना हो सके। इसलिए जो है इनके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी बता दी गई है, विच इज गोइंग टू बेसिकली ऑफ रिकमेंडेटरी नेचर। वो रिकमेंडेशंस देगी जिसको फॉलो करने की जिम्मेदारी जो है वो सारी स्टेट्स पर है। वो कौन सी बॉडी है? दैट बॉडी इज जीएसटी काउंसिल, ताकि कंसेंसस बना रहे। ऐसा ना हो कि यूपी के मैंने तो ये टैक्स जो है वो 15% पे लेना है और पंजाब के मैं तो 9% पे ही ठीक हूं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां अगर यूपी 15 कहेगी तो इसके ऊपर यूपी का 15 और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 15 मिला के 30% हो जाएगा। और उसी आइटम पे 9% और 9% जो है पंजाब का जो है वो 18% हो जाएगा। तो जीएसटी का एक पर्पस जो है वो यूनिफिकेशन ऑफ टैक्सेस है। इसलिए जो है ऐसे फैसले कॉन्करेंट पावर स्टेट के पास होते हुए भी अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट्स देयर विद जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल है वही फाइनल कॉल लेगी, क्योंकि वो कंसेंसस बनाएगी। वो आपस में सारी जो 29 स्टेट्स हैं और उसके बाद 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका सबका मिला के जो है वो एक ऐसा पक्ष बनाएगी कि जो सबको एग्रीएबल हो। वहां पर भी जो है देयर आर रूल्स फॉर मेजोरिटी। वहां पर भी जो मेजोरिटी है उसको मस्टर करना पड़ता है, तभी जीएसटी काउंसिल जो है वो रूल्स बना सकती है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट रूल्स आगे चल के। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? कॉन्करेंट पावर समझ में आ गई है जीएसटी की, मतलब जीएसटी में Yes. कॉन्करेंट पावर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना जो आ जाता है, एज पर आर्टिकल 246A द पावर टू लेवी जीएसटी हैज बीन गिवन टू पार्लियामेंट एज वेल एज टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। वही कॉन्करेंट पावर है, तो इसलिए ये है IGST will be apportioned between the center and the states in the manner provided by parliament by laws as per the recommendation of the GST council. So IGST जो है वो बराबर बटेगा, 50-50 हो जाएगा। वो कैसे होगा ये हम आज एक सवाल के जरिए समझेंगे। मींस SGST और CGST तो पहले ही है,
और आईजीएसटी जो आपने कलेक्ट करा है, जैसे अभी अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान गया, जैसे हम बात कर रहे थे हिमाचल से सामान पंजाब बेचा है, मैं या पंजाब से सामान हिमाचल बेचा है हमने, तो कलेक्ट जो हुआ टैक्स, क्योंकि पंजाब में पार्टी बैठी थी और उसने हिमाचल वाली पार्टी को माल बेच दिया, तो टैक्स जो है, मान लीजिए 1,000 रुपए का सामान था, तो 1,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स आया है वो 180 रुपए आया है। ये 180 रुपए पंजाब पहुंच गया है पैसे, मीन्स टोटल पैसा जो है वो 1,180 रुपए आ गए, इसमें से 180 रुपए जो है ये सरकार को जमा करा दिए जाएंगे, जीएसटी को जमा करा दिए जाएंगे। इस 180 रुपए में अब किस किस स्टेट को ये पैसा जाना है, दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। ये आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी का मतलब क्या, 180 रुपए सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएंगे, या इसमें से कुछ पैसे जो हैं वो पंजाब को भी मिलेंगे, या पैसे हिमाचल को मिलेंगे, ये चीज हमने डिस्कस करनी है। यहां सिर्फ एक पॉइंट बता के मैं छोड़ देता हूं, इसको कैसे करना है ये आगे बताता हूं। जो टैक्स है, जीएसटी जो टैक्स है, दैट इज बेसिकली टैक्स ऑन कंजम्पशन। तो जो थंब रूल है, या जो रूल है, थंब रूल भी नहीं, इट इज अ रूल, कि जो जीएसटी उस स्टेट को मिलेगा, मीन्स जीएसटी जितना भी जब भी कलेक्ट होगा, चाहे वो आईजीएसटी की फॉर्म में हो या एसजीएसटी सीजीएसटी की फॉर्म में हो, ये मान के चले हम कि जो जीएसटी आया है वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 50% स्टेट गवर्नमेंट का है, और वो 50% उस स्टेट गवर्नमेंट का है जिस स्टेट के अंदर गुड्स जो हैं वो कंज्यूम होने जा रहे हैं। जोन सी स्टेट उन गुड्स को कंज्यूम करेगी मतलब जहां पर फाइनल एंड कस्टमर बैठा हुआ उस सामान को खरीदेगा, वो वाली स्टेट जो है वो अल्टीमेटली इस जीएसटी की कंजम्पशन स्टेट होगी, वही इसको मतलब उसी स्टेट गवर्नमेंट को ये टैक्स पहुंच जाएगा कि भाई ये तेरा है। ये पहुंचाया कैसे जाएगा, दैट वी डिस्कस विद न्यूमेरिकल, विद एन एग्जांपल, उसको जो है वो प्रॉपर मैथमेटिक्स के थ्रू हम समझते हैं। यहां तक इस स्लाइड में और कोई बात ना समझ में आई हो, जो येलो वाला पार्ट है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, एक बार 4 पॉइंट्स जो है वो पढ़ लो। मैं ये सारी चीजें जो लिखी हैं इन्हें मिटा देता हूं, 1 मिनट। तो चल लीजिए सारा कुछ। हाँ जी, ए बी और सी पॉइंट तक एक बार थोड़ा सा ग्लांस मार लो, उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हुए आगे। चलें जी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जीएसटी विल बी लेविड ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आप देख पा रहे हैं, जो भी आसमान के नीचे गुड्स और सर्विसेज हैं, उन सब के ऊपर जीएसटी लगेगा। अब यहां पर उन्होंने एक्सेप्शंस दे दी हैं कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा भी है, ये जस्ट जो है जो आपका जीएसटी के इस अमेंडमेंट में लिखा हुआ है, वहां पर उन्होंने एक्सप्रेसली जो है वो खाली एक आइटम को आउट किया है। बाकी कुछ आइटम्स हैं जो अभी आज की डेट में जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बट फ्यूचर में उसको जो है वो जीएसटी के परव्यू में लाने का प्लान है। बट ये जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, ये जीएसटी के परव्यू में आनी ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये अभी अमेंडमेंट दोबारा करानी पड़ेगी अगर ये करानी है तो, क्योंकि 101st अमेंडमेंट जो है वो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी में जगह ही नहीं दे रही। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्या हुई, बेसिकली इट्स नथिंग बट जो शराब है वो है जो इंसानी कंजम्पशन में काम आनी है, मींस इट इज एल्कोहल। एल्कोहल जो है वी नो, एल्कोहल जो है वो दो तरह का होता है। आप 10th क्लास तक जो है साइंस पढ़े हैं, आपने पढ़ा हुआ है। एक मिथाइल एल्कोहल होता है, एक इथाइल एल्कोहल होता है।
तो इथाइल एल्कोहल जो है दैट इज ओनली द एल्कोहल विच इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जितनी भी आपकी विस्कीज हैं, रम्स हैं, शैंपेन्स हैं, ये सब कुछ है, वो सब इथाइल एल्कोहल से बनता है। तो मिथाइल एल्कोहल जो है, मींस ये वाला जो एल्कोहल है, ये जीएसटी का हिस्सा है, ये जीएसटी के अंडर आता है। इथाइल एल्कोहल एंड इथाइल एल्कोहल नॉट फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, इथाइल एल्कोहल विच इज मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो पीने के काम आनी है शराब, वो जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी। व्हाई इट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी? बिकॉज इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्टेट एक्साइज ड्यूटी। वो जो है वो एक सब्जेक्ट, जैसे सेंट्रल एक्साइज बोलता हूं ना मैं, वैसे ही एक सब्जेक्ट है स्टेट एक्साइज। तो वो स्टेट एक्साइज का पार्ट है। स्टेट एक्साइज के हिसाब से जब ये गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो उस टाइम टैक्स लग जाता है, और जब ये बेचे जाते हैं तो जो लोकल स्टेट में जिसमें बिक रहे हैं उसका वैट लगता है। तो ये पूरी तरह से जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट ही इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करेगा और स्टेट ही इसके ऊपर जो है अपना लोकल टैक्स चार्ज करेगा। इसलिए ये जो है जीएसटी का हिस्सा ना है, और ना आगे जब तक कोई फर्दर अमेंडमेंट नहीं हो जाती कोई प्लान भी है इनको अंडर जीएसटी लेकर आने। इज इट क्लियर? सर एक बार सर स्टेट दोबारा दो आवाजें आई थी, एक तो थी एक बार दोबारा, दूसरा भी कुछ कहना चाह रहा था। सर स्टेट एक्साइज पॉइंट रिपीट करो। जो हमारी जो स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट जो है इसके अंदर एक स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, जिनके जो गुड्स जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेते हैं। ये जो गुड्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं जिन पे स्टेट जो है वो एक्साइज ड्यूटी ले रहा है, वो खाली लिकर, लिकर के अलावा कोई और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जिसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लेता हो। खाली लिकर के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी चार्ज करता है। ठीक है जी। लिकर विच इज मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो वाला एल्कोहल जिसको ह्यूमंस ने कंज्यूम करना है, कंजम्पशन मींस पीने के लिए, इसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं। अल्कोहल का बड़ा मेजर यूज इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। बहुत सारी आइटम्स बनती हैं, और तो और हमारी कंज्यूमेबल आइटम्स भी बनती हैं। आपकी नेल पॉलिश वगैरह में भी जो है वो अल्कोहल डलता है, कॉस्मेटिक्स में अल्कोहल डलता है, दवाइयों में अल्कोहल डलता है, कई चीजों में अल्कोहल डलता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट अल्कोहल। वो सारा अल्कोहल जो है वो जीएसटी का हिस्सा है। ये सिर्फ हम शराब की बात कर रहे हैं, जो स्टेट एक्साइज जिसके ऊपर लगती है और लोकल वैट लगता है। ये वाला जो अल्कोहल है विच इज मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज लिकर, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ जीएसटी, दैट विल बी पार्ट ऑफ स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। क्लियर? यस सर। नो, जीएसटी के लिए एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है हमारा, दैट इज, हम बात कर रहे थे जो आईजीएसटी, मींस वी टॉक्ड अबाउट आईजीएसटी इन आवर प्रीवियस स्लाइड। आईजीएसटी कब लगता है बच्चे? सर जब जब स्टेट टू स्टेट सेल हो गई। एक स्टेट से सेल दूसरी स्टेट में हो रही है, मींस सप्लायर स्टेट अलग है और जो कंजम्पशन स्टेट है वो अलग है। ये दो स्टेट्स के अंदर गुड्स जो है मूव हो रहे हैं, विद इन टू स्टेट्स गुड्स मूव हो रहे हैं, तो वहां पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होएगा, एसजीएसटी सीजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहां पर इसको थोड़ा सा इन्होंने और एनहांस कर दिया। व्हाट अबाउट इंपोर्ट्स? अगर मेरे गुड्स जो हैं वो किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, ऐसे द गुड्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना और दे आर कमिंग फ्रॉम यूरोप, तो चाइना या यूरोप या किसी भी और कंट्री से, मींस एनी प्लेस अदर देन इंडिया से जब गुड्स आ रहे हैं तो उन गुड्स के ऊपर भी आईजीएसटी चार्ज होगा। इट विल बी चार्जेबल टू आईजीएसटी। वहां पर एसजीएसटी सीजीएसटी चार्ज नहीं होगा। जब गुड्स किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में आएंगे, जब पहली ट्रांजैक्शन होगी फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया, जो इंपोर्ट होगा एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इंपोर्ट और इंपोर्ट के टाइम पे जो ड्यूटीज चार्ज होनी है, वो एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज होनी है जो हम पढ़ेंगे अलग से कस्टम्स एक्ट के अंदर। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के अलावा कस्टम से रिलेटेड और दो चार पांच तरह की ड्यूटीज होती हैं,
वो जब हम पढ़ेंगे तभी हम उसका जिक्र करेंगे। बट बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के अलावा एक ड्यूटी जो और चार्ज होनी है, दैट विल बी आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी उसके ऊपर और लगेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है कि आईजीएसटी जो है, जब गुड्स इंपोर्ट की जाएंगी तो वहां पर एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगाना है, इंस्टेड वी विल बी पुटिंग आईजीएसटी। द एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल, ये जो ब्लू किया हुआ मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूं, द एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल 269A of Constitution of India provides that import of goods or services will be deemed as supply of goods or services or both in the course of interstate trade। ये मान लिया जाएगा कि ये जो जब हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ये इंटरस्टेट ट्रेड है। जब इंटरस्टेट मान लिया तो जीएसटी कौन सा लग गया? आईजीएसटी लग गया, बस इतना सही है। मींस जब हमने एक इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो संज्ञान ही दे दिया कि आपका ये वाला जो ट्रेड है इट इज एज गुड एज इंटरस्टेट ट्रेड। जब वो ट्रेड इंटरस्टेट हो गया तो जो जीएसटी है जो एप्लीकेबल हो गया, दैट बिकम्स आईजीएसटी। इन केस ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, आईजीएसटी विल बी लेविड along with basic customs duty। it means GST is levied in, बस अब इतनी इस लाइन के बियॉन्ड हमें समझने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, इसके बाद का जो मतलब है ये हम किसी और दिन के लिए रख रहे हैं, जब मैं आपको थोड़ा सा एक्साइज ड्यूटी और बहुत सारा कस्टम्स ड्यूटी पढ़ाऊंगा, उस दिन इस चीज का मतलब समझ लेते हैं, समझेंगे। अभी पढ़ने को चाहे हम पढ़ लेते हैं, बट आगे समझ में ना आए तो हमने एफर्ट नहीं लगानी है इस लास्ट लाइन पे। इट मींस जीएसटी इज लेविड इन रिप्लेसमेंट ऑफ सीवीडी प्लस स्पेशल सीवीडी। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली आईजीएसटी विल बी लेविड। तो लगना तो आईजीएसटी ही है दोनों केसेस में। अब ये क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये कहीं नोट बना के रख लो कि ये उस दिन पूछना है जिस दिन मैंने आपको कस्टम्स ड्यूटी समझानी है, उस दिन मैं आपको इसको थॉरो करके समझू। ठीक है जी, ये आखिरी लाइन को आज ना समझते हुए हम कस्टम्स ड्यूटी वाली क्लास में समझे। अब आज के लिए जो हमें मतलब पेपर पास करने के लिए जो हमें जरूरी है, बराबर पेपर में ब्रिलियंट मार्क्स लाने के लिए, मींस जो आपके 75% मार्क्स लाने के जरूरी है, 80%, 90%, 95% जितने भी लाने हैं वो इसी ऊपर वाली लाइन से आ जाने हैं। ये तो आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए जरूरी थी जो लास्ट लाइन है, और प्रोफेशनल बनने के लिए भी थोड़ा सा टाइम है, तो वो टाइम लेके हम जो है वो समझे। तो नेक्स्ट जो है, प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमिनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन अ सप्लाई टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट और कॉमर्स, इट शैल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और पार्लियामेंट ने डिसाइड करके रखा हुआ है, हम अगली स्लाइड में समझ लेते हैं। ये हम पार्लियामेंट पे नहीं छोड़ते, आने वाले 2 मिनट में 3 मिनट में क्या रूल उन्होंने बनाए हैं वो रूल हम सामने पढ़ के रट्टा मार लेंगे। रट्टा क्या मार लेंगे, दिमाग में इमीडिएट चला जाएगा, क्योंकि बहुत आसान सा रूल है। अच्छा, मैं कुछ एक वो जो बात कर रहा था कि इट इज नॉट जस्ट अलोन दी लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कुछ और भी चीजें हैं, जो कुछ और भी आइटम्स हैं जो आज की डेट में जीएसटी के परव्यू में नहीं है। व्हाट आर दे आर कवर्ड अंडर पॉइंट नंबर जी में वो पॉइंट्स कवर्ड हैं। वो क्या है? द पावर टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ये अभी जो है एक्साइज ड्यूटी, जिसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगनी है बच्चे, उसके ऊपर जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आई टेल यू। मींस यहां पर एक एक्सेप्शन है, वो मैं अभी बता दूंगा। उसके अलावा अगर मतलब ये अपने आप में म्यूचुअली कंट्राडिक्टरी हैं, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर आपकी एक्साइज ड्यूटी लग रही है तो जीएसटी नहीं है, और अगर आपकी जीएसटी लग रही है तो एक्साइज ड्यूटी नहीं है। एक अपवाद है, वो अपवाद अभी हम डिस्कस करेंगे। बस ये कुल मिला के हैं ही इसमें 6 आइटम्स, तो उन 6 में से एक अपवाद है, उस एक अपवाद को अभी हम डिस्कस करेंगे, उस एक एक्सेप्शन को अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो है वो है पेट्रोलियम क्रूड। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोलियम क्रूड के ऊपर जो है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और पेट्रोलियम क्रूड को जब बेचा खरीदा जाएगा स्टेट्स में आपस में, या विद इन द स्टेट भी अगर सेल होएगा, तो वो लोकल वैट लगेगा, वहां पर जीएसटी कहीं पिक्चर में नहीं आएगी। इट इज गोइंग टू बी सेंट्रल एक्साइज एज वेल एज लोकल वैट। सेकंड जो है
पेट्रोलियम क्रूड के बाद उसी के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, पेट्रोलियम क्रूड के ही जो अगले प्रोडक्ट्स बनते हैं। पेट्रोलियम क्रूड क्या होता है? क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम होता है, जो जिसको जब हम परचेज करके बाद में उससे बनाते हैं, डीजल बनाते हैं और पेट्रोल बनाते हैं। तो हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल और क्रूड जो है वो तीनों एक ही फैमिली के हो गए। पेट्रोलियम जो है वो फादर हो गया और उसके जो दो बच्चे हो गए, मीन्स यहाँ पर जो दो बच्चे दिखाए गए हैं वो हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल डीजल को कहते हैं, और मोटर स्पिरिट जो है वो हम पेट्रोल को कहते हैं। तो डीजल और पेट्रोल और पेट्रोलियम, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। इसके ऊपर जो है इंस्टेड ऑफ जीएसटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और लोकल वैट लगता है। एक्साइज ड्यूटी के पैसे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, लोकल वैट के पैसे जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है। दो टैक्सेस हुए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट ने लगा दिया, दोनों ने अपने अपने पैसे अलग से कमा लिए। चौथा आइटम जो है इसमें वो हो गया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है जैसे सीएनजी पीएनजी जो होती है, मीन्स जो आप जिससे ऑटो रिक्शा कारें वगैरह चलती हैं, वो सीएनजी हो गई। घर में गैस जो है पाइप के थ्रू आती है तो पाइप्ड नेचुरल गैस होती है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और कई एक और कंपनीज हैं जिन्होंने गैस पाइप्स जो हैं वो घर घर तक पहुंचाए हुए। आई डोंट नो अबाउट नंगल वहां पर है या नहीं है, बट अक्रॉस ऑल स्टेट्स, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में किसी ना किसी हिस्से में नेचुरल गैस घर घर जो है वो खाना बनाने के लिए भी पहुंच रही है और व्हीकल्स भी उससे चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो एविएशन टरबाइन फ्यूल अगेन कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ दिस पेट्रोलियम क्रूड ओनली। जो पेट्रोलियम है उसी से आपका डीजल भी बनता है, उसी से आपका पेट्रोल भी बनता है और उसी से आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल भी बनता है। एटीएफ कहते हैं, कॉमन सेंस मतलब जो शॉर्ट फॉर्म हो गई है वो एटीएफ है। इससे हवाई जहाज उड़ते हैं, ये हवाई जहाज का पेट्रोल है, समझ लो एटीएफ। तो ये जो आपकी 5 आइटम्स हो गई, ये 5 आइटम्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ही लगती है, जीएसटी नहीं लगता है। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ ओनली एक्साइज प्लस लोकल वैट। ये वाला जो है ये एक्साइज और लोकल वैट का सब्जेक्ट है। छठा आइटम जो है दैट इज योर टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, मींस सिगरेट बीड़ी वाले जो हैं, गुटखा खैनी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपके टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए। इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। एक्साइज भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। जब ये गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उस टाइम पर इन पे जो एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, और जब ये आपस में बेच खरीद रहे होते हैं, लोगों को कंजम्पशन के लिए बेच रहे होते हैं, तब इस पे जीएसटी लगाते हैं। तो ये एक छठा प्रोडक्ट जो है अपने आप में एक्सेप्शन है, जो एक्साइज में भी है और जीएसटी में भी है। उससे पहले वाले जो 5 प्रोडक्ट्स ये वाले हो गए, और छठा प्रोडक्ट जो है जो ह्यूमन कंजम्पशन लिकर थी वो थी। ये 6 प्रोडक्ट्स जो हैं या तो एक्साइज ड्यूटी लग रही होगी या जीएसटी लग रहा होगा, दोनों इकट्ठे नहीं लगेंगे। लिकर जो थी उसको स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रही थी, बाकी इन 5 प्रोडक्ट्स को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है। जीएसटी लोकल वैट जो है वो 6 के 6 पे लग रहा है। लोकल वैट किस पे नहीं लग रहा है? वो ये टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर लोकल वैट नहीं लगता है। यहां पर जो है लोकल वैट की जगह जीएसटी चार्ज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चार्ज होता है। ठीक है बच्चे, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यस सर। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है? Yes, sir. एक ही Yes, वाला sir. है, बाकी किसी को नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा? यस सर। अच्छा है, Yes, sir. सीखने को है ना बहुत कुछ। Yes, sir. यस Sir. सर। दैट इज द बेस्ट पार्ट, जिसमें सीखने को बहुत कुछ होता है ना, उसमें पॉपुलेशन कम हो जाती है सीखने वालों की, और वही रेमुनरेटिव हो जाती है, क्योंकि चाहिए तो ये सबको समझ तो, मतलब इसका यूज तो सबने करना है, बट समझ थोड़े सौ को रह जाएगी। तो जिन्होंने यूज करना है और समझ नहीं है, वो समझ वालों को पैसे दे के जो है सर्विसेज लेंगे। आप सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे, वो सर्विस रिसीवर हो जाएंगे। तो जितने कम लोगों को समझ में आएगा आपके लिए उतना अच्छा है कि that turns out to be like supply of service providers will be relatively less, but आप at the same point of time competitive हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हैं,
तो सीखो, समझो, अच्छी तरह से सीखो, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, और वो इस टाइम जो दिखेगा वो थ्रू योर मार्क्स ही दिखेगा, थ्रू योर प्रेजेंटेशंस ही दिखेगा। इसको अच्छे से समझना है, डिस्कशन में लेकर आना है, इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जॉब्स जो हैं वो कंप्लायंस ऑफ जीएसटी के ऊपर ही मिलनी है आपको, ये ध्यान, अकाउंटिंग से ज्यादा जॉब्स जो हैं वो इस पर होंगी। सर मैं एक एडिशन कर दूं कि इसमें प्रैक्टिस का भी कॉस्ट अकाउंटेंट में सबसे ज्यादा जीएसटी में ही स्कोप है एज प्रैक्टिशनर। वेरी ट्रू। तो जीएसटी आप इस एंगल से मत सीखो कि हमने पेपर देना है, जीएसटी इस एंगल से भी सीखो कि अगर कल को मैंने कोई काम करना है घर बैठ के, जैसे लड़कियां जीएसटी की रिटर्न भरना चाहती हैं, घर बैठ के ही कोई काम करना है, तो इससे इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब हर जीएसटी तो हर एरिया में है, इनकम टैक्स तो फिर भी हर एरिया में नहीं है जितना जीएसटी का स्कोप है आज की डेट में इंडिया में। थैंक यू सर, इनकम कंटिन्यू टैक्स करा। और बच्चों एक थोड़ा सा मैंने एक मैसेज देना है एंड ऑफ द में, आप लीव मत करना, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो स्टडी रिलेटेड है, वो मैं बता दूंगा। सर की क्लास ओवर होने दो, सॉरी सर मैंने आपको बीच में ले लिया। कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है जी, ये स्लाइड क्लियर, तो आगे बढ़े। यस सर। ये पॉइंट क्लियर है। हाउएवर वंस जीएसटी इज, जब जीएसटी इम्पोज हो जाएगा, ये जो पॉइंट नंबर जी वाले हैं, इनमें वंस जीएसटी इज इम्पोज्ड देयर विल बी नो ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ दीज गुड्स। ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये खत्म हो जाएगी जब ये जीएसटी के परव्यू में आ जाएंगे, बट अभी आने में फिर टाइम है। अभी मींस 8 साल हो गए हमको जीएसटी की अंदर एंटर किए हुए, 8 साल में तो अभी तक हुआ नहीं, और ये जल्दी से होता भी नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होता ये आप ही प्रोबेबली इसका आंसर मेरे को, जब हम कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस पढ़ रहे होंगे तो आप दे पाएंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे वहां पर जिस दिन हम कैस्केडिंग की बात कर रहे होंगे कि ये क्यों जल्दी से पॉसिबल नहीं है। कैस्केडिंग जब हम पढ़ रहे होंगे उस टाइम, कैस्केडिंग हम नेक्स्ट क्लास में ही कवर कर। The power to impose tax on sale of above products except for, ये save for का मतलब except for होता है, save for tobacco and tobacco products is still provided to state governments including on alcoholic liquor for human consumption। तो जो सेल्स टैक्स लगनी है वो मैं आपको साथ साथ ही बताता चला जा रहा हूं कि वहां वो लोकल वैट की है, बट टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स के अंदर जो सेल है दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, वहां पर जीएसटी आ जाता है। जब सिगरेट्स हैं, जब इसको बेचते हैं तो जीएसटी लगता है, जीएसटी लगता है तो मतलब आधा जो टैक्स का रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई, आधा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। और अगर लोकल वैट लग रहा है तो जितना भी पैसा है वो सारा का सारा लोकल स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? सर ए पॉइंट रिपीट करना। अगर मतलब जिथे लोकल वैट लग रहा है बेटा, मतलब जेडी आइटम के उत्ते लोकल वैट लग रहा है, तो दिस local VAT revenue whatsoever has been generated, this belongs to state government। ये रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का है। ये जो एक्साइज ड्यूटी है, दिस रेवेन्यू बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब जीएसटी लगता है तो इसमें आधा रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आधा रेवेन्यू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का। और जब स्टेट एक्साइज लगेगी तो रेवेन्यू किसका होगा? स्टेट एक्साइज में सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल एक्साइज में सारा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकल वैट में सारा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट एक्साइज में सारा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का। जब जीएसटी लगा तो आधा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का। जब एक्साइज ड्यूटी लगा तो सारा का सारा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट। सर So goods and services tax means a tax on supply of goods or services or both, except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption. GST is value added levy on sale or service or both. GST is a destination based consumption tax.
जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। इस चीज को अभी हम समझते हैं, उसके समझने के बाद ही क्लास खत्म करेंगे। जीएसटी वेयर जीएसटी वेयर बर्डन इज बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। ये सारा का सारा जो टैक्स है, ये जो लास्ट कंज्यूमर होगा जिसने गुड्स कंज्यूम करने हैं, 100% टैक्स अल्टीमेटली वही बियर करेगा। जीएसटी एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। तो ये जैसे हम 5th क्लास में काओ का एस्से याद करते थे, ये जीएसटी का एस्से है, छोटा सा क्रिस्प स्वीट, जिसमें सब बातें कवर होगी। अब इसको हमने डिटेल में समझना है। ये डिटेल में समझने के लिए हमें जो 10-12 क्लासेस लगनी है, ठीक है बच्चे। तो ये अब हम इसके बाद आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी में। सो दैट इज वन नेशन वन टैक्स, रिमूवल ऑफ बंडल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपके जो बंडल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सब रिमूव हो गए। वैट जो है वो लोकल वैट जो मैं बोल रहा था वही वैट है, वैट खत्म हो गया। वैट के बाद सीएसटी एक टैक्स होता था, इसको हम सेंट्रल सेल्स टैक्स कहते थे। सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म हो गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स बेसिकली इंटर स्टेट सेल के लिए होता था, तो ये सारा खत्म हो गया। ये सब टैक्स सब्ज्यूम हो गए हैं। सर्विस टैक्स एक टैक्स होता था, ये खत्म हो गया। सीवीडी एक ड्यूटी होती थी, ये कस्टम्स में आती है, तो ये सीवीडी और एसएडी ये भी खत्म हो गई। ये दोनों ड्यूटीज कस्टम्स ड्यूटी हैं। सीवीडी और एसएडी ये कस्टम्स की ड्यूटी है, कस्टम्स एक्ट के अंदर आती होती थी। अब वहां पर इनकी जगह जो है वो जीएसटी ने ले ली हुई है। सीवीडी और एसएडी अब नहीं होती। सीवीडी जो है ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी होती है, और ये जो है एसएडी जो है ये स्पेशल एडिशनल ड्यूटी होती है, तो ये खत्म। एक्साइज ड्यूटी खत्म। तो ये सारे के सारे टैक्सेस खत्म हो गए। इतने सारे टैक्सेस की जगह एक जीएसटी आ गया। तो पहले अगर इतने सारे टैक्सेस लगते थे तो इन सब के जो है वो एक्ट भी थे, वो एक्ट भी पढ़ने पड़ते थे। आप अगर कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, वकील बनते हैं, और आप अगर पुराने रिजीम में चले जाते हैं तो इतने सारे एक्ट पढ़ने हैं। अब नए रिजीम में आप पैदा हुए हैं, आप छोटे हैं मेरे से उम्र में, तो आपको एडवांटेज मिल रहा है कि इन 6 किताबों की जगह खाली आपको एक जीएसटी वाली किताब पढ़नी है। दैट इज द एडवांटेज। मींस एक बिजनेसमैन के लिए भी एडवांटेज है, और एक कंप्लायंस जो करवा रहा है उसके लिए भी एडवांटेज है कि उसके दिमाग को उसे स्ट्रेस कम देना पड़ता है। तो रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस जो है वो तो है ही है, वो हम बार बार कर रहे हैं। इंक्रीज्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि जब 6 टैक्सेस खत्म होकर एक ही टैक्स रह गया तो बिजनेस को करने का तो काम आसान हो गया ना, आपका इजी हो गया कि यार एक ही काम करना है। हालांकि लोग खुश नहीं है जीएसटी से भी बहुत ज्यादा, और वो अगर बहुत खुश हो जाएंगे, मतलब वो तो ये इतना खुश होना चाहते हैं कि यार टैक्स लगे ही नहीं, लगे तो यार जो है वो थोड़ा सा अपने आप लें और चले जाएं, हमें कुछ करना ही ना पड़े। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारी दुकान तो शुरू ही नहीं हो पाएगी। तो लोग थोड़ा बहुत दुखी रहे, वो प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी भी है, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स के पास आएंगे भी तभी। तो टैक्सेस जो हैं वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट शुरू से ही रहा है। मतलब 200 साल से तो है ये, जब से अंग्रेज हिंदुस्तान में थे उससे पहले भी कॉम्प्लिकेटेड ही था। अगर हम मुगल ईरा को देख लेते हैं तब भी कॉम्प्लिकेटेड था। उससे पहले अगर हम कहीं पे गोल्डन टाइम ऑफ इंडिया जो चंद्रगुप्त मौर्य और वो वाला टाइम देख लेते हैं तब भी कॉम्प्लिकेटेड था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ सेइंग देयर बाय अ वेरी लर्नड इकोनॉमिस्ट, जो आज की डेट में भी हम मानते हैं कि उससे बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हुआ, कौटिल्य। कौटिल्य का कहना है, कौटिल्य मीन्स चाणक्य का कहना है कि टैक्स जो है वो कितना होना चाहिए, वो पूछता है, फिर उससे बताता है कि टैक्स जो है वो इतना होना चाहिए जितना मधुमक्खी जो है वो फूल के ऊपर बैठे और फूलों का रस निकाल ले। ना तो फूल को जो है रस देने में कोई दिक्कत हो, ना ही उसकी कोई खूबसूरती कम हो। मीन्स उसने फूलों का रस निकाल के नेक्टर जो है वो मधुमक्खी को दे दिया कि जा तू ले ले, शहद बना ले, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट रिटेन्ड इट्स ब्यूटी ऑल्सो। फूल का कुछ भी नहीं गया जब उसमें से नेक्टर निकाल के मधुमक्खी लेगी। चाणक्य का कहना था कि टैक्स जो है वो एक आम आदमी पर इतना होना चाहिए जितना फूलों में से रस मधुमक्खी निकाल के ले जाती है, तो उसको नहीं पड़ता है। यानी कि ये जरूरत क्यों पड़ी होगी इस स्टेटमेंट की, तब भी जो है वो कुछ एक ग्रीडी एम्परर्स जो है वो टैक्स ज्यादा लेते होंगे, तभी पड़ी होगी ये जरूरत कहने की। सो इट इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट सिंस दोज एजेस। एंड चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य
they lived in the ages which was 2000 3000 BC, somewhere in between. यानी कि आज हम 2025 AD में हैं और हम बात कर रहे हैं 2000 BC की, तो 4000 साल पहले की जब बात कर रहे हैं तब भी टेक्स्ट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स ही रहे होंगे, आज की डेट में भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, और इनकी कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही वी आर देयर टू मास्टर देम एंड अचीव सक्सेस इन लाइफ। ठीक है बच्चे? तो लोअर कॉस्ट अल्टीमेटली जो है वो टैक्स का एडवांटेज जो है वो क्या है, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस डिमांड, demand will lead to increased supplies, hence this ultimately will lead to rise in production of goods, resultantly boost to make in India initiative, वो सब फिर जो है वो एक स्पाइरल हो जाएगा ऊपर 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 मूव करने का। सो आई थिंक यू कैन रीड दिस सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है अपने आप में। हाँ, एक जीएसटी का और बहुत अच्छा पार्ट है कि दिस इज वन टैक्स विच वाज साइमल्टेनियसली, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली एनेक्टेड इन एंटायर इंडिया, मींस पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट एक साथ, मींस एक सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो है बाकी जगह 1 जुलाई को हुआ, जम्मू कश्मीर में 7 जुलाई को हो गया, नहीं तो जम्मू कश्मीर में कोई एक्ट लागू ही नहीं हो पाता होता था, वहां तक पहुंचने नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर इकलौती स्टेट होती थी जहां पे सर्विस टैक्स भी नहीं लगता होता था, वैट भी नहीं था वहां पर, बट इसको जो है वहां पर भी हमने एनेक्ट कर दिया। सो दिस एनकम्पासेस एंटायर इंडिया, पूरे इंडिया में ये टैक्स लगता है। डुअल मोड है जीएसटी का, जो चीज हमने पढ़ी है उसको अब हम लिखत में देख रहे हैं, तो हमारे लिए ये वेल स्ट्रक्चर्ड चीज आ गई सामने। ये स्लाइड सेट मैं आपको क्लास के बाद फॉरवर्ड कर दूंगा, आप इसको जो है अपने रिवीजन के लिए यूज कीजिए। इसके अलावा जो आपके स्टडी नोट्स हैं सीएमए के, वो हैं ही हैं, बस इसके बियॉन्ड कुछ देखने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबली जो मेरा स्टडी मटेरियल है जो ये स्लाइड फॉर्म में होगा, ये आपको सूप का काम करेगा कि खाना खाने से पहले थोड़ा सा सूप पी लेते हैं, उसके बाद खाना राज्य के खाना, और अपना आपके पास जो है सीएमए का स्टडी मटेरियल है ही है, वो पढ़ने का दिल करेगा एंड पेपर जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो इट व्हेन इट कम्स टू दिस डुअल मोड जीएसटी, ये एसजीएसटी है, स्टेट जीएसटी हो गया, कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सीजीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल जीएसटी हो गया कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड सीजीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो कुछ भी नया नहीं है इस स्लाइड में, सब कुछ जो हमने पढ़ा हुआ है वही है। एक जो चौथी चीज जो हमारी है यूटीजीएसटी है, उसके बारे में डिटेल यहाँ लिखी हुई है। यूटीजीएसटी लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो स्टेट लेजिस्लेचर जहां पर नहीं है वो कौन कौन सी होगी, वो स्टेट लेजिस्लेचर वाली जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कौन कौन सी है बेटा? दिल्ली, दिल्ली के अलावा आपका पुडुचेरी, पुडुचेरी के अलावा जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेट लेजिस्लेचर वाली है, यहाँ पर एसजीएसटी लगना है, और बाकी इन 3 को छोड़ के बाकी जितनी भी बची हैं यूनियन टेरिटरीज, उन सब में यूटीजीएसटी लगना है। ये 3 एक्सेप्शंस है जो जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है। तो आपकी चंडीगढ़ होगी जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, दादरा एंड नागरा हवेली हो गई, मिजोरम हो गई, और 2-4 होंगी, तो वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मिजोरम आल्सो इज अ स्टेट, नहीं मिजोरम इज स्टिल अ यूनियन टेरिटरी। सो अब हम आ जाते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखने के लिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो हम इसमें जीएसटी जो है वो कलेक्ट कैसे होता है। सो हियर इट इज एन इलस्ट्रेशन। ये जो है ये पहले हम इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, यानी कि जो गुड्स हैं आपके, मींस हम सिंपल चीज से शुरू होकर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज में पहुंचेंगे। तो इंट्रा स्टेट सेल में मींस आप नंगल में बैठे हैं और आप सेल जो है वो विद इन पंजाब कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि आप जो है इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स, the supplier would charge dual GST at specified rates. So supply of goods or services by A to B means A जो है that person belongs to Nangal